ठीक है। ठीक है। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ फंडामेंटल्स प्लानिंग के होते हैं, एक प्रोसेस होता है प्लानिंग का। आजकल क्या होता है कि कोई भी हमारे पास वर्क आता है क्लाइंट का, तो 90% हम चीज़ों को कॉपी पेस्ट करते हैं। हमको पता नहीं होता है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर क्या होना चाहिए। बट प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें फिक्स हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं प्लानिंग के अंदर। कुछ कंडीशंस हैं जो हमको पता है, लेकिन क्यों दी जाती हैं उनके बारे में नहीं पता। स्टैंडर्ड साइजेस से लेके प्लानिंग के अंदर कौन सा क्या एरिया हमें कहाँ पर प्लेस करना है, क्यों हम छोड़ते हैं अपने फ्रंट लॉन को, अपने फ्रंट लॉन को क्यों छोड़ते हैं, फ्रंट के एरिया को क्यों छोड़ा जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न होता है, इसका मेन रीज़न क्या है मेन फोटो। गार्डनिंग करने के लिए, प्लांट्स वगैरह लगाने के लिए, क्या रीज़न है, क्या कहते हो आप लोग? ओके। क्या नोट स्टडी करे थे? हम्म। 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 मतलब इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। हम्म। हम्म। क्योंकि इनके रूल्स के बारे में आइडिया नहीं था। वही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, चाहे इंटीरियर डिज़ाइनर हो, चाहे वो ड्राफ्टमैन हो, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो। जब ड्राइंग को पास करवाता तो उसको दिक्कतें आती हैं, उसको पता ही नहीं होता कि कौन सा क्या स्टैंडर्ड होता है, कितना क्या छोड़ना होता है, कहाँ पर बेडरूम, बेडरूम के पास वेंटिलेशंस, वेंटिलेशंस कहाँ पर, बेडरूम का एरिया कहाँ पर होना चाहिए, हर एक चीज़ को फिक्स कर दिया गया है। कुछ और भी चीज़ें इसमें चेंज करने वाली है, मैं आगे डिस्कस करूँगा। प्लानिंग का जो बेस होता है, वो बेस हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से? वो बेस हमारा स्टार्ट होता है, आपने पढ़ा होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे। कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं। ये कोई बी आर बीटेक वाला या डिप्लोमा या आईटीआई वाला नहीं पढ़ता है ना, ये एमटेक वाला पढ़ता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बी आर वाला स्टडी करता है। जो टर्म्स और कंडीशन, जो कॉन्सेप्ट, जो फंडामेंटल्स होते हैं, वो सिर्फ एक बी आर वाले को ही पता होते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर को भी नहीं पता होते इन बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि ये थंब रूल है। कुछ टर्म्स और कंडीशंस गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी हैं, हमें उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है प्लानिंग के अंदर, जो हमको पता ही नहीं है, लेकिन हम उनको मेंशन करते चले जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे प्लानिंग के अंदर आता है सेटबैक या बिल्डिंग लाइन। मुझे बिल्डिंग लाइन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। बिल्डिंग लाइन का मतलब होता है बिल्डिंग लाइन इंडिकेट द मिनिमम ओपन स्पेस रिक्वायर्ड इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग। मिनिमम ओपन स्पेस required in front of the building facing a road, known as setback या building line। इसे setback या building line के नाम से जाना जाता है। And this regulation aims to maintain street aesthetics, prevent overcrowding and enhance safety by improving visibility। किस लिए छोड़ा जाता है मुझे नहीं पता, बस हम छोड़ देते हैं आइडिया लेके। 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट। कोई कहता है कि स्पेस होना चाहिए, कोई कहता है कि प्रॉपर वेंटिलेशंस के लिए। बट कॉन्सेप्ट क्या है? टू मेंटेन स्ट्रीट एस्थेटिक्स एंड प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग को मेंटेन करने के लिए इनहेंस सेफ्टी बाय इंप्रूविंग विजिबिलिटी। सेटबैक एरिया कैन बी आल्सो बी रिप्रपोज पार्किंग एरिया या ग्रीन एरिया के नाम से भी जाना जाता है। एफएआर को फॉलो करना होता है आपको अपने प्लान में। बिल्टअप एरिया आपको फॉलो करना होता है। साइज ऑफ रूम
साइज ऑफ रूम की अगर हम बात करें तो आजकल एक बहुत कॉमन हो गया है कि किसी से अगर आप पूछो कि बेडरूम का स्टैंडर्ड साइज, तो आपको वो कहेगा 10 बाई 10, 12 बाई 12, और कुछ भी दो चार नाम एक्सप्लेन कर देगा। बट ये जो आप साइज ले रहे हो वो किसकी बेसिस पे ले रहे हो? ये हम फर्नीचर की बेसिस पे ले रहे हैं। तो इसके स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, ये जो स्टैंडर्ड है साइज ऑफ रूम, ये ना तो फर्नीचर के स्टैंडर्ड पे लिया जाता है, ज़्यादातर ये कॉलेज वाले बच्चों को ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, कोचिंग सेंटर्स वाले ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। आप 10 बाई 10 का भी ले सकते हो बेटा, 9 बाई 9 का भी ले सकते हो, 12 बाई 12 का भी ले सकते हो। ये साइजेस आप अपनी ड्राइंग में फॉलो कर सकते हैं। बट साइज ऑफ रूम हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इट्स ए स्टैंडर्ड ऑफ बिल्डिंग बाय लॉ। ये फिक्स कर दिए गए हैं कि आपको इनके साइज के अंदर आपको ड्राइंग्स अपनी क्रिएट करनी है। Building bylaw stipulate minimum open room sizes to ensure adequate space for health and proper ventilation. And different types of room have a specific size requirement, promoting comfortable and living conditions. The rules and regulations हैं. Height of building fix कर दी गई है. The height of building is determined based on the street width to maintain urban aesthetics and safety. And narrow street have lower height allowance. आप अपने अकॉर्डिंग नहीं ले सकते. लाइटिंग एंड वेंटिलेशन के बारे में फिक्स कर दिया गया है. बिल्डिंग कोड्स मैंडेट द प्रोविजंस ऑफ विंडोज एंड वेंटिलेटर्स टू इंश्योर सफिशिएंट रूम लाइटिंग्स एंड वेंटिलेशंस एंड द मिनिमम ओपन एरियाज आर स्टिपुलेटेड फॉर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस. स्ट्रक्चरल ड्राइंग. आजकल सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है कि एक सिविल इंजीनियर, इंटीरियर डिज़ाइनर भी हो गया है, आर्किटेक्ट भी हो गया है, और स्ट्रक्चर इंजीनियर भी हो गया है. बट बताना चाहेंगे कि आपके पास जब तक लाइसेंस नहीं है, आप विदाउट एनी लाइसेंस आप किसी भी ड्राइंग को नहीं पास कर सकते, उस पर स्टैम्प नहीं लगा सकते. या तो आप BR करे हो, और अगर आप स्ट्रक्चर इंजीनियर हो तो आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर का लाइसेंस होना मस्ट है. लेकिन हम सब कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं, वो गलत है. ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? Building bylaw required structure to be designed to withstand safe load, earthquake and other environmental factor. General guidelines for foundation depth, width and concrete uses are provided. आपको स्ट्रक्चर की कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए. आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना चाहिए स्ट्रक्चर की एनालिसिस करने के लिए. उसके स्टैंडर्ड की बेसिस पे आप चीज़ों को मेंशन करोगे. आपको नहीं पता है तो आप किसी भी स्ट्रक्चर इंजीनियर से ड्राइंग को पास कर दो, बट आप खुद उस ड्राइंग पर काम ना करें, क्योंकि स्ट्रक्चर का पार्ट एक बहुत ही नाजुक पार्ट होता है, बहुत ही क्रिटिकल हमारे स्ट्रक्चर का बेस, जिस पर रिस्क लेना पॉसिबल नहीं है. तो टर्म्स और कंडीशंस हो गई है. हर एक फील्ड वाले के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं. भाई आर्किटेक्ट जो चाहे कर सकता है, अथॉरिटी है उसके पास, बट उससे नीचे जो पर्सन है उनके पास नहीं है. क्या क्या आपकी ड्राइंग में होना चाहिए जो आपकी ड्राइंग्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉ डिज़ाइन करी जाए? एरिया एंड यूजेस, बिल्डिंग हाइट, कवरेज, FSI, सेटबैक्स एंड प्रोजेक्शंस, पार्किंग फैसिलिटीज़, बेसमेंट, ग्रीन स्पेस, ओपन स्पेस से लेके हर एक चीज़ आपकी ड्राइंग में होनी चाहिए. यहाँ तक ये भी फिक्स कर दिया गया है कि कौन कौन सा प्लॉट एरिया की बेसिस पे कितना कितना सेटबैक आपको छोड़ना है और कितनी हाइट पे. उन्हीं के बेसिस पे डिज़ाइन करा जाता है अपने प्लान को. स्टैंडर्ड साइजेस को हम फिक्स नहीं कर सकते. स्टैंडर्ड रूम साइजेस फिक्स कर दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिल्डिंग बाय लॉज. ड्राइंग रूम शुड बी लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द बिल्डिंग. ये फिक्स कर दिया है. वहाँ पर आपको गाइडलाइंस मिल गई है काम करने के लिए, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कहाँ पर आपको कौन सा एरिया फिक्स करना है. ड्राइंग रूम शुड बी लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द बिल्डिंग एंड शुड बी कनेक्टेड विद द फ्रंट वरांडा एंड डाइनिंग प्लेस. इट शुड बी वेल लाइटेड एंड वेंटिलेटेड. स्टैंडर्ड साइज आप इसका फॉलो कर सकते हैं इतने से इतने तक. बेडरूम आपको कितना फॉलो करना है, साइज दिया गया है. बेडरूम शुड बी सो लोकेटेड दैट दे आर वेल वेंटिलेटेड. वहाँ पर मेंशन करा गया है गाइडलाइंस के अंदर
well ventilated and the same time provide privacy. And privacy की basis पे they should be located on the side of the building, so that one wall export for good ventilation and lighting. अब स्टैंडर्ड साइज यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है कि आप उसको यहाँ से इतने तक फॉलो कर सकते हैं। गेस्ट रूम आपको कहाँ पर रखना है वो फिक्स कर दिया गया है। ऑफिस रूम आपको कहाँ पर और कितने साइज़ को फॉलो करना है, उस साइज़ के अंदर आप चीज़ों को ले सकते हो। बाकी चीज़ें डिपेंडिंग ऑन दी साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, आपको हर एक गाइडलाइंस, आपको हर एक चीज़ मिल गई स्टैंडर्ड साइजेस की बेसिस पे काम करने के लिए। तो हमारी प्लानिंग का बेस कहाँ से स्टार्ट हुआ? हमारी प्लानिंग का बेस हुआ टर्म्स और कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, फंडामेंटल्स एंड कॉन्सेप्ट। प्लानिंग में कौन सा एरिया मुझे कहाँ पर रखना है, वेंटिलेशंस हमें देना है, कितना स्पेस हमें छोड़ना है, वहाँ पर रूम के स्टैंडर्ड साइजेस हमें कितने कितने लेके चलने हैं। इसी के साथ वहाँ पर हमें हर एक साइजेस को मिल गया, डोर साइजेस से लेके रूम साइजेस तक। और भी इसमें है प्लिंथ लेवल, पैरापेट वॉल से लेके आपको हर एक चीज़ की डिटेल वहाँ पर प्रॉपर वे में मिल जाएगी। यहाँ पर ये भी आपको मिल जाएगा, मैंने नोट्स को शेयर करा था इसीलिए ताकि आप लोग उसकी स्टडी करें। साइट प्लान क्या होता है वहाँ पर मेंशन होगा, मास्टर प्लान क्या होता है वहाँ पर मेंशन होगा, की प्लान से लेके हर एक चीज़ वहाँ पर मिलेगी। इसकी डिटेल्स के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगी, तब जाके आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो बिल्डिंग बाय लॉ हमारा पहला बेस होता है जो स्टार्ट होता है कहाँ से, हमारी प्लानिंग से, हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि आजकल क्लाइंट हर एक चीज़ ऑन द बेसिस ऑफ वास्तु मांगता है। उसको हर एक डिटेल, चाहे वो इंटीरियर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्लानिंग से, चाहे वो रूम कहाँ पर किस एरिया में फिक्स करना है, डोर की डायरेक्शंस क्या रखनी है, एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी किस पे, वास्तु के ऊपर। और वास्तु हमारी प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आज के टाइम में। तो वास्तु के बारे में हमें जानना है कि वास्तु क्या होता है। वास्तु की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वास्तु शास्त्र इज अ संस्कृत वर्ड विच लिटरली मीन्स साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, एंड वास्तु शास्त्र इज वन ऑफ द एंशिएंट टीचिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस। वास्तु शास्त्र tell us how to plan the building of our house so that positive energy is distributed in our life. कहाँ से शुरू हुआ था वास्तु? Initially, वास्तु started with the construction of temple, but later it started being used in the construction of homes, office buildings, vehicles, painting, sculptures and furnitures. ये डिपेंड करता है डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर। वास्तु शास्त्र डिपेंड ऑन द डिफरेंट एनर्जीज, कौन सी एनर्जीज पे काम करता है, विच जनरेटेड फ्रॉम द इन्वायरमेंट लाइक सन, कॉस्मिक एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड विंड एनर्जी। If a house is built according to these principles, then all kind of happiness comes in the lives of the residents living in that house. वास्तु की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। वास्तु को डिवाइड कर दिया है इन्होंने कई पार्ट में। वास्तु को डिवाइड करा है इन्होंने द प्लॉट या लैंड फेसिंग के बेसिस पे, कि अगर आप कोई भी, होता क्या है कि एग्जाम्पल, एक प्रोफेशनल के साथ ये मोस्टली सारी चीज़ें होती हैं। या तो आप किसी लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, या फिर आप किसी अपने ऑफिस में काम कर रहे हो। क्लाइंट आपसे बोल सकता है, एडवाइस ले सकते हैं। वो कह सकता है कि सर हमारे प्लॉट की फेसिंग इस डायरेक्शन में है, तो वो प्लॉट हमारे लिए किस वे में यूज़फुल रहेगा, क्या हम डिज़ाइन करवाएं, उस पर क्या हम कंस्ट्रक्शन करवाएं, ऑफिस के लिए, होम्स के लिए, या बिजनेस के पर्पस के लिए। तो कोई भी पर्सन हमसे एडवाइस ले सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंड फेसिंग। तो वहाँ पर वास्तु ने अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज करा है।
कि प्लॉट फेसिंग नॉर्थ ईस्ट इज गुड साइड फॉर होम्स, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस। नॉर्थ वेस्ट है तो आपका किस पर्पज से आप यूज़ कर सकते हो। साउथ ईस्ट है तो आप किस पर्पज से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को एक्सप्लेन करा गया है वास्तु के अंदर, जिनको स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। फैक्ट ये है, हर एक पर्सन प्रोफेशनल बनना चाहता है। प्रोफेशनल बनने के लिए दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट बता दूं मैं आज। सबसे पहला, पेशेंस आपके पास होना चाहिए। नंबर 2, डेडिकेशन, हार्ड वर्क। जब तक आप इन चीज़ों के बारे में स्टडी नहीं करेंगे वो बेकार है। क्यों? क्योंकि हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के बारे में मुझे सब पता होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना है कि हम इंटीरियर डिज़ाइनर हैं तो फिर हम आर्किटेक्चर क्यों डिज़ाइन करें, या हम आर्किटेक्चर है तो इंटीरियर क्यों करें। इसीलिए एक आर्किटेक्ट सारी चीज़ें खुद से डिज़ाइन करता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो इंटीरियर हो। तो इसीलिए आपको नॉलेज हर एक चीज़ की लेनी है। वास्तु की इन्होंने बहुत सारी कंडीशन दी हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं, बट कुछ कंडीशन हम फॉलो नहीं कर सकते। इन्होंने कुछ पॉइंट्स हमें एक्सप्लेन करे, लाइक आपको किस डायरेक्शन में डोर को प्लेस करना है। किसी क्लाइंट ने कहा कि मुझे पूरा का पूरा लेआउट, कंप्लीट लेआउट ऑन द बेसिस ऑफ वास्तु मुझे चाहिए। कंप्लीट लेआउट वास्तु के बेसिस पे चाहिए मुझे, हर एक छोटी सी छोटी चीज़। देन आपको वहाँ पर वास्तु को यूज़ करना पड़ेगा। डोर की ओपनिंग से लेके हर एक चीज़, डेकोरेटिव आइटम कहाँ पर किस डायरेक्शन में क्या रखने हैं मुझे। डोर ऑफ ईच रूम शुड बी फेसिंग ईस्ट, बेडरूम शुड बी इन साउथ एंड वेस्ट। प्लेसमेंट ऑफ मिरर किस वॉल पे नहीं होना चाहिए। While sleeping head should be in south या west but never in north। पूजा रूम डिजाइन कर रहे हो तो पूजा रूम के बारे में पता होना चाहिए। पूजा रूम शुड बी इन नॉर्थ ईस्ट एंड ऑल आइडियल्स एंड फोटोग्राफ शुड बी फेसिंग ईस्ट या वेस्ट। वॉशरूम डिजाइन कर रहे हो तो वॉशरूम में पता होना चाहिए टॉयलेट सीट शुड बी इन नॉर्थ साउथ ओनली, इट शुड नॉट बी इन ईस्ट वेस्ट। स्टेयर शुड ऑलवेज बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो इनके हम फॉलो नहीं कर सकते। बिग ट्री शुड नॉट बी ग्रोन नॉर्थ या ईस्ट, दे शुड बी साउथ या वेस्ट डायरेक्शन। कुछ पॉइंट्स को हम नहीं लेके चल सकते क्योंकि आज का टाइम थोड़ा सा मॉडर्न टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न डिज़ाइन से लेके हर एक चीज़ को सामने वाला पर्सन उसको चाहता है अपने एलिवेशन में। वास्तु के बेसिस पे वो नेगेटिव है, बट एक्चुअली आज के टाइम में वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हो एक मॉडर्न आर्ट है। किचन डिज़ाइन कर रहे हो तो किचन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। देन फेस ईस्ट वाइल कुकिंग, वेस्ट इज अलाउड इफ देयर इज नो अल्टरनेटिव बट नेवर फेस साउथ वाइल कुकिंग। मतलब हर एक रूम के बारे में। यहाँ तक ये भी मेंशन कर दिया गया है, द डोर शुड नॉट बी टू हाई, टू लो, टू वाइड या टू नैरो। डोर शुड बी रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर। डोर शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड। स्क्वायर डोर अवॉइड करे जाएंगे। डोर शुड ओपन इनसाइड द रूम नॉट आउटसाइड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। अब इन्होंने बोला है कि इन बेडरूम्स ऑलवेज यूज बेड फॉर 4 leg। नेवर यूज बॉक्स टाइप बेड बिकॉज इट स्टॉप्स एयर सर्कुलेशन अंडर द बेड। अब आज के टाइम में ये चीज़ हम फॉलो नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि मॉडर्न फर्नीचर्स हमारे पास आ गए हैं इंटीरियर में, और उनके बेसिस पे हम वास्तु के रूल्स रेगुलेशन को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इनके कुछ टर्म्स और कंडीशंस यहाँ पर दिए हैं। यहाँ तक आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने ईस्ट डायरेक्शन क्यों चूज करी है, साउथ ईस्ट से क्या बेनिफिट है, साउथ वेस्ट क्यों चूज करा है। ईस्ट, it is called house of Indra, so main entrance at this place give positive energy
like health and good wealth. Southeast is also called House of Brahma. Kitchen and bathroom should be constructed at this place. Southwest, it is also called House of Wind. So main bedroom should be constructed at this place for peaceful sleep. क्योंकि हो सकता है कि कोई मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर ले या आपसे कोई पूछ ले कि आपने सिर्फ ईस्ट डायरेक्शन ही क्यों चूज करी, साउथ ईस्ट क्यों नहीं करी। आपने कहा है कि बेडरूम हमें इस डायरेक्शन में रखना चाहिए, साउथ ईस्ट में क्यों नहीं रख सकते। तो टर्म्स और कंडीशंस के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए वास्तु की स्टडी करना है और उसके सारे पॉइंट को याद करना है, नॉट स्टडी करना है, उनको माइंड में सेव करना है। चिल्ड्रन बेडरूम, बाथरूम एंड स्टेयरकेस शुड एट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, covered a shelf for all the room should be for west side या south side wall. The door for master bedroom should be at east side. Main gate entrance should be at north east corner. हर कंडीशंस को फॉलो नहीं कर सकते। इन्होंने डोर और विंडो के साइजेस को दिया है स्टैंडर्ड, बट हम इनके साइजेस को फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारे किसके बेसिस पे सिलेक्ट करे जाएंगे, बिल्डिंग बाय लॉ के बेसिस पे। वो हम स्टैंडर्ड डोर विंडो के साइजेस वास्तु के बेसिस पे नहीं ले सकते। तो यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस हैं, यहाँ पर हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करा गया है, बेडरूम से लेके बाथरूम, डाइनिंग रूम से लेके किचन, आपको कहाँ पर किस एरिया में प्लेस करना चाहिए। मैं नोट्स शेयर कर चुका हूँ, सभी लोग इसकी स्टडी करेंगे बहुत ही सिस्टमेटिक है। प्लानिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या हुई कि प्लानिंग का बेस हमारा स्टार्ट हुआ बिल्डिंग बाय लॉ से, रूल्स रेगुलेशन कॉन्सेप्ट फंडामेंटल्स स्टैंडर्ड के बेसिस पे। उसके बाद प्लानिंग में हमने ये भी पता चला कि प्लानिंग में वास्तु का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, कि कौन सी प्लानिंग में कहाँ पर क्या क्या ऑब्जेक्ट्स आपको देने हैं। तो प्लानिंग का बेस स्टार्ट हुआ किससे, बिल्डिंग बाय लॉ और वास्तु की बेसिस पे। प्लानिंग जो वर्ड है, कोई प्लान को डिफाइन करता है क्या? प्लानिंग इज अ डिजाइन। प्लानिंग का मतलब होता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट की बेसिस पे चीज़ों को डिज़ाइन करना। प्लानिंग का मतलब होता है स्टैंडर्ड चीज़ों पर डिज़ाइन। बिल्कुल नहीं, सब गलत है। अगर हमारे माइंड में ये सेव हो चुका है कि प्लानिंग का मतलब है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट की बेसिस पे चीज़ों को डिज़ाइन करना, तो ये गलत है। प्लानिंग का वर्ड, जो प्लानिंग वर्ड होता है, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है प्लानिंग इज अ क्रिएटिविटी ऑफ योर माइंड। किसी चीज़ का प्लान करना, उसके बारे में सोचना। एग्जाम्पल में आप कोई भी काम करते हो तो क्या करते हो, पहले उसको प्लान करते हो, सोचते हो कि उस चीज़ को हम कैसे करें, किस वे में करें, क्या सही तरीका होगा उस चीज़ को करने का। आपने क्या करा, प्लान करा। वही चीज़ प्लानिंग इज द क्रिएटिविटी ऑफ योर माइंड। आपके माइंड की क्रिएटिविटी है जो आप डिज़ाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड एंड बिल्डिंग बाय लॉ। जो आप डिज़ाइन करेंगे स्टैंडर्ड साइजेस के बेसिस पे, लॉ एंड वास्तु के बेसिस पे। लेकिन आज के टाइम में 90% लोग क्या करते हैं, अपने माइंड को यूज़ नहीं करना चाहते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट की बेसिस पे चीज़ें हमारे पास आती हैं, हम उस एरिया का प्लान को निकालते हैं, उस प्लान को निकालने के बाद कॉपी पेस्ट करते हैं और क्लाइंट को थमा देते हैं। और हम ये सोचते हैं कि हमने आज एक बहुत ही अच्छा और बहुत समझदारी का काम करा है और हम बहुत ही जीनियस पर्सन हैं कि हमने क्लाइंट से पैसे लेके काम को बहुत जल्दी कर दिया। आई एम वेरी सो स्मार्ट, बट गलत है। इससे क्या हो रहा, इससे आपका लॉस हो रहा है। इससे ये हो रहा है कि आपकी प्रैक्टिस छूट रही है, आपके माइंड की क्रिएटिविटी आपके जा रही है। आप सिर्फ चीज़ों को रट रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो। तो कभी भी ऐसा ना करना। हर एक चीज़ को डिज़ाइन करना सिस्टमेटिक वे में, खुद से।
प्लानिंग के अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग का जो बेस स्टार्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा कुछ टर्म्स और कंडीशंस पे। जब हमको प्लानिंग स्टार्ट करनी है तो हमारे पास कुछ लेयर्स होनी इम्पॉर्टेंट है। लेयर का हमारी प्लानिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हर एक ऑब्जेक्ट की लेयर वहाँ पर क्रिएट कर दी जाती है। लेयर का शॉर्टकट LA एंटर होता है, मैंने लास्ट क्लास में नोट कराया था। अब होता क्या है कि यहाँ पर भी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो हर बार आप लेयर को क्रिएट करेंगे। आपको लेयर क्रिएट नहीं करनी है, आप अपनी खुद की एक टेम्पलेट बना के उसको सेव कर लीजिए। एग्जाम्पल, हमारे पास ये टेम्पलेट है, मैं इस टेम्पलेट को हमेशा अपनी ड्राइंग में यूज़ करूँगा। कैसे यूज़ करूँगा इसको अपनी ड्राइंग में? सबसे पहले आपके पास एक फोल्डर के अंदर ये टेम्पलेट सेव होनी चाहिए। ये लेयर की टेम्पलेट सेव होनी चाहिए, ऑटोकैड की फाइल नहीं। लेयर के अंदर मुझे एक ऑप्शन मिलता है जो कहलाता है लेयर स्टेट मैनेजर। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा लेयर स्टेट मैनेजर्स का। आपको क्या करना है, लेयर को इंपोर्ट कराना है या लेयर को एक्सपोर्ट कराना है। आपने लेयर को एक्सपोर्ट पे क्लिक करा, कहाँ पर सेव करना है, डेस्कटॉप पे। आपने नाम डाल दिया लेयर का, आर्किटेक्चर लेयर्स। और एक बात का हमें ध्यान रखना है, लोकेशन कि हम कहाँ सेव कर रहे हैं। सेव एंड क्लोज। क्या वो लेयर हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है? ये कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, LA एंटर, अगेन लेयर स्टेट मैनेजर, देन इंपोर्ट। हम जैसे ही डेस्कटॉप पे आएंगे यहाँ पर हमारी लेयर्स विजिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी विजिबल? क्योंकि नीचे हमने यहाँ पर सेट कर रखा है .dwg। .dwg का मतलब होता है फाइल एक्सटेंशन, और आपको क्या लेना है, .las। जैसे ही मैंने .las को सेलेक्ट करा तो यहाँ पर हमारे पास आ गया आर्किटेक्चर लेयर। आपने आर्किटेक्चर लेयर को सेलेक्ट करके ओपन करा, ओके करा, रीस्टोर करा, आपके पास लेयर्स आ गए। अब बच्चा क्या करता है, यहाँ पर मैं बच्चे को बताता हूँ। वो क्या करता है, मैंने देखा है कि वो पूरे प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट कर देगा, Ctrl+C एंड Ctrl+V। जब Ctrl+V करेंगे तो लेयर ऑटोमेटिक आ जाएगी। बस टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, सारी लेयर नहीं आती हैं। ये प्रोसेस गलत होता है। अगर कोई ये प्रोसेस फॉलो कर रहा है तो ये तरीका गलत है, आपको लेयर बनानी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आर्किटेक्चर में और इंटीरियर में ये फिक्स कर दिया गया है कि आप जो ऑब्जेक्ट जिस लेयर पे डिज़ाइन कर रहे हो, जिस लेयर पे डिज़ाइन कर रहे हो, उसकी लाइन वेट आपको पता होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर रूल, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है। हर एक ऑब्जेक्ट, छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट की लाइन वेट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक एक लाइन वेट को जानना इट्स नॉट ए इजी टास्क। होता क्या है कि आप अपनी टेम्पलेट बना के रखिए, मैं आपको ये टेम्पलेट फॉरवर्ड करूँगा, वहाँ पर आप उसको स्टडी करिएगा। आपको हर एक ऑब्जेक्ट का स्टैंडर्ड लाइन वेट वहाँ पर मिल जाएगा। इसी टेम्पलेट को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में, और अगर आप चाहो तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, उसके नेम और उसके कलर को भी। तो लाइन वेट का यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेयर्स के साथ। और लाइन वेट के लिए आप जब LW एंटर करोगे, LW का मतलब होता है लाइन वेट। आपने जैसे ही LW एंटर करा तो यहाँ पर लिख के आएगा डिस्प्ले लाइन वेट। आप डिस्प्ले लाइन वेट पे काम करेंगे। mm में काम कर रहे हैं या इंचेस में काम कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो, ओके करो, और लेयर पे ऑटोमेटिक लाइन वेट सेट होगी। तो आपको बार बार लाइन वेट यहाँ से चूज़ करने की ज़रूरत
नहीं है। आपने लाइन वेट पे काम करा है। वॉल, पॉइंट 16 इंचेस, 14 इंचेस। ये टेम्पलेट आपने डिज़ाइन करी थी क्या, ये वाली? ये आपने खुद से डिज़ाइन करी थी राहुल? सर मैंने खुद से नहीं डिज़ाइन की है, एक आर्किटेक्ट के तरफ था, मैं जो उसने 8-10 एग्जाम किया तो उन्होंने दिया था। वेरी गुड। बाकी क्लियर मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, उन टेम्पलेट को भी यूज़ कर लेना, उसके अंदर ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा लाइन वेट का, बट जो चाहो यूज़ कर सकते हो, ये वाली भी वो वाली भी। ये वाली, ये टेम्पलेट, हाँ ठीक है, बट जो मैं फॉरवर्ड करूँगा उससे मैच करा लेना। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट आता है कि ये जो नेम हम मेंशन करते हैं, ये जो टैग यहाँ पर हम मेंशन करते हैं, ये जो विंडोज़ के नेम मेंशन करते हैं, इनको कुछ कहा जाता है। इनको कहा जाता है रूम टैग। बहुत सारे लोगों के इसके बारे में आइडिया नहीं होता है कि इसका नाम क्या है। कोई रूम नंबर के नाम से कहता है, तो कोई क्या कहता है, अलग अलग नेम से लोग कहते हैं। इसको कहा जाता है रूम टैग, एरिया टैग। हम डोर को डिज़ाइन करते हैं और डोर का नेम देते हैं, तो उसको कहा जाता है डोर टैग्स। हम विंडो को डिज़ाइन करते हैं, विंडो में टैग देते हैं, विंडो टैग्स। यहाँ तक आपको ये भी पता होना चाहिए कि वॉल के टैग भी यूज़ करे जाते हैं। इन्हें कहते हैं टैग्स। टैग लगाना, डिटेलिंग करना, रूम टैग। हमेशा ध्यान रखो, आप जो भी डिज़ाइन कर रहे हो, जैसे कि ये आपने टेक्स्ट मेंशन करा, आज से आप जितनी भी रूम टैग देंगे, आप अपना खुद का फॉन्ट चूज़ करेंगे। सिंपल टेक्स्ट हमें नहीं मिलना चाहिए। हम छोटी छोटी डिटेलिंग पे फोकस नहीं करते हैं और बड़े बड़े पार्ट को ज़्यादा कवर करते हैं। टेक्स्ट के फॉन्ट को आप अभी यूज़ करेंगे टाइम्स न्यू रोमन के नाम से। आगे आप अपना खुद का चूज़ कर सकते हैं कोई भी टेम्पलेट, टाइम्स न्यू रोमन। ये आप टेम्पलेट लेके चलेंगे टेक्स्ट की। सारे रूम के टैग, चाहे वो डोर के टैग हो, चाहे वो रूम के टैग हो, सारे टैग हमारे होने चाहिए टाइम्स न्यू रोमन। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके ड्राइंग के अंदर अगर कलर कॉम्बिनेशंस नहीं है तो आप कलर कॉम्बिनेशंस को बनाइए, डार्क कलर को अवॉइड करिए। इसका एक प्रोसेस होता है, हम लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता क्योंकि हमें गाइडलाइंस मिलती नहीं है, ना कोई ऐसा होता है कि जो हमें गाइड करे इन सब के बारे में। तो हम लोग अपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी से जो अच्छा लगता है वो हम लोग चूज़ कर लेते हैं। बट कलर कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा हाईलाइटेड है, जो ऑब्जेक्ट मेरा मेन है, जिसको फोकस करना है, उसको डार्क कलर से यूज़ करना है, और जिस ऑब्जेक्ट पे फोकस कम रखना होता है तो उसको लाइट कलर से रखा जाता है। एग्जाम्पल, हमारे पास प्लानिंग में मेन वॉल है,
तो मैंने वॉल को हाईलाइट करा है, फर्नीचर आइटम को लाइट कलर से रखा है, क्योंकि फर्नीचर का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। वही चीज़ आपको करना है। नंबर 2 पॉइंट, आपने ये कैट ब्लॉक यूज करा है, राइट? सर बिल्कुल गलत। प्लानिंग के अंदर फर्स्ट डे मैंने बोला था कोई भी कैट ब्लॉक को यूज नहीं करेगा। आप गलत नहीं कर रहे हो, आपको आइडिया नहीं है, तरीका नहीं है ये, सबसे ज्यादा गलत। डेकोरेटिव ब्लॉक्स को बिल्कुल भी आज से टच कोई नहीं करेगा। इसका कॉन्सेप्ट, इसका तरीका मैं एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम्पल लो, मैं एक एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। चलो ठीक है, आपने ये कैट ब्लॉक यूज करा, टीम हमारी वहां पर काम कर रही है साइट पे, इंटीरियर पे। वहां पर आके पूछा बंदे ने कि सर बताइए आपने सोफा कितने सीटेड दिया है, उसका साइज क्या है, क्या एक्सप्लेन करोगे उसको? चलो, आपने कैट ब्लॉक कॉपी पेस्ट करा है, उसमें स्केलिंग भी की और स्टैंडर्ड साइज भी नहीं है। स्टैंडर्ड साइज नहीं है, और वहाँ साइट पे जरूरत पड़ गई है, कारपेंटर कह रहे हैं हमारा कि बताइए सर आपने क्या सेंटर टेबल का साइज लिया है, कितना स्पेस है, क्या डेप्थ है, बताइए सर। नहीं पता। बेडरूम डिजाइन कर रहे हैं, बताइए वार्डरोब का क्या दिया है सर आपने, टीवी साइड टेबल कितना दिया है, कितना स्पेस बच रहा है आपके साइड टेबल से, पता ही नहीं। यही वो सारी चीजें होती हैं जो एक प्रोफेशनल को और बिगनर में डिफरेंस रखती है। कैट ब्लॉक हमारा स्टैंडर्ड डायमेंशंस पे होना चाहिए, टोटल स्टैंडर्ड डायमेंशंस। इसका तरीका मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, किस वे में डिजाइन करके रखना है। हर एक चीज स्टैंडर्ड पे, यहां तक आप ये भी नहीं कर सकते कि आप किसी WC को मेंशन कर रहे हो तो आप कैट फाइल में जाके ओपन करोगे और कॉपी पेस्ट करके प्लेस कर दोगे। एग्जांपल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, WC का साइज क्या है, ये कौन सी कंपनी का है, इसका मॉडल का नंबर क्या है, आपने कैसे, किस बेसिस पे WC को मेंशन करा है, क्या स्टैंडर्ड साइज है जो उसके फ्रंट में और उसके लेफ्ट में होना चाहिए। आपने WC मेंशन कर दिया, आपने वैनिटी मेंशन कर दिया, क्या साइज है वैनिटी का, क्या डिजाइन है उसका, किस बेसिस पे लिया है आपने, पता ही नहीं है। और यहां तक कॉलेज वाले भी एक्सप्लेन नहीं करते, ये फैक्ट है। गलती हम लोगों की नहीं है, हमको शुरू से ही बताया गया है चीजों को कॉपी एंड पेस्ट करना। हर एक चीज स्टैंडर्ड डायमेंशंस पे होनी चाहिए, कोई भी फर्नीचर आइटम क्यों ना हो मेरा। रूल, एवरी फर्नीचर आइटम किस पे होना चाहिए, स्टैंडर्ड डायमेंशन